बहन बेटियों पर बलात्कार, हत्याएं। हाल ही में दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार, क्रूर हत्या ने सारी युवा शक्ति को एकत्रित कर दिया। युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा और लगा कि अब ऐसा अमानवीय कृत्य दोबारा नहीं होगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर से सामूहिक बलात्कार और हत्याएं हुई है। आतंकवादी हमले। पिछले कई दशकों से आतंकवादी ने समय समय पर हमारे देश को लहूलुहान किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक जब भी मौका मिला आतंकवादियों ने हमें जख्म दिए। पुलिस प्रशासन ने तमाम तरह के दावे किए, लोगों ने विरोध प्रदर्शन और एकता की झांकियां निकाली। पिछली गलतियों से सीख लेकर ज्यादा चुस्त और चौकन्ने रहने का आश्वासन किया, परंतु आतंकवादी हमले और हत्याकांड होते ही रहे। हाल ही में हुए हैदराबाद और बंगलोर के आतंकवादी हमले इसकी ताजी मिसाल है। कई दिनों में ऐसी घटना एक आम बात हो गई। भोपाल दुर्घटना, विश्व की सबसे बड़ी भयंकर औद्योगिक दुर्घटना अपने ही देश में हुई। इस भोपाल गैस हादसे में 16 से 17 हजार लोगों की जानें गईं। परिसर के कई किलोमीटर तक जीव सृष्टि का अंत हुआ। इस खतरनाक जहरीले गैस के असर से कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई और आज भी हो रही है। इस भयानक नरसंहार के जिम्मेदार व्यक्ति को सरकारी संरक्षण में सही सलामत उनके देश तक पहुंचाया गया। आंदोलन हुए, पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, मगर अपराधी आज भी दंडित नहीं हुए। ऐसी दुर्घटनाएं लगातार होती है, आक्रोश फूटता है, लगता है कि अब की बार कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ समय के बाद सब आम हो जाता है। सब लोग भूल जाते हैं, याद रखते हैं तो सिर्फ वे जो पीड़ित होते हैं, जिन्हें जीवन में कभी न भरने वाले घाव मिलते हैं, जिन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। ऐसी भीषण दुर्घटनाओं पर पूर्ण विराम क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे पीड़ित होने वाले पैसे वाले, रसूख वाले, शक्तिशाली नेतागण, पूंजीपति या उच्च प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते। इससे पीड़ित होता है वह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। वही मरते हैं, उनका ही हत्याकांड होता है, उनके ही बहन बच्ची पर सामूहिक बलात्कार होते हैं। इसलिए अपनी और अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन करने का बीड़ा आम आदमी को ही उठाना है। मैं सुनील शिंदे, स्वतंत्र भारत का एक आम आदमी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य श्री अन्ना हजारे जी के चरित्र जैसा साफ है। इसलिए अन्ना जी की सौगंध खाकर मैंने बीड़ा उठाया है कि भविष्य में तो ऐसी भीषण घटना न घटे। उसकी हकीकत औद्योगिक विकास होना ही है। उससे आम आदमी से लेकर गांव, शहर और देश का विकास होता है। लेकिन उसके लिए जो कायदे, कानून, नियम हैं, उसका पालन करे तो विकास निरंतर रहता है। ठाणे बेलापुर औद्योगिक क्षेत्र, इसकी वजह से इस क्षेत्र का जनसंख्या 300% से 350% बढ़कर नवी मुंबई का निर्माण हुआ है। इसी नवी मुंबई में नोसिल लिमिटेड ये कारखाना है। इस कंपनी के परिसर में पौना गांव, तुरभे गांव है। उस गांव की जनसंख्या करीब 2,70,000 है। ये सब स्लम बस्ती है। नोसिल लिमिटेड इस कंपनी में मैं सुनील शिंदे स्पोर्ट्स कमेटी, सुरक्षा कमेटी में और यूनियन का सबसे अधिक मत पाकर चुन के आने वाले यूनियन का पदाधिकारी। उस समय कामगार के सुरक्षा और न्याय के हक के लिए नोसिल कंपनी के प्रबंधक अधिकारियों से मैंने 2-2 हाथ किए, जिसके परिणाम स्वरूप नोसिल कंपनी के प्रबंधक अधिकारियों ने मुझ पर कई प्रकार के अत्याचार किए और मुझे पर्यावरण विरोधी काम कराने के लिए दबाव डाला गया। परंतु मेरी अंतरात्मा को ये बात गवारा नहीं थी।
इसी कारण मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कामगारों के सुरक्षा और न्याय का संघर्ष जारी रहना चाहिए, इसलिए यूनियन पदाधिकारियों ने इसके खिलाफ पुलिस विभाग और संबंधित विभाग को शिकायतें की। इस कंपनी में सुरक्षा और पर्यावरण के सभी कानूनों और नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण अपघाती मृत्यु तथा अपघात होते हैं। उसके संबंधित विभाग में लिखित प्रमाण नहीं होने की वजह से कानून को जानबूझकर नजरअंदाज करने से भोपाल दुर्घटना से भी कई गुना भयानक दुर्घटना होने का खतरा नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र में गुजरात की दहेज गांव में निश्चित है। इस पर मुझको यूनियन पदाधिकारियों ने संबंधित विभाग में शिकायतें करने के लिए मुझे आरटीआई का सहारा लेने को कहा। बाद में वही यूनियन पदाधिकारी अपने बयान से पलट गए। उन्होंने लिखित प्रमाण दिया कि इस कंपनी में अपघाती मृत्यु और अपघात हुए ही नहीं। सुरक्षा और पर्यावरण के सभी नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से होता है। ऐसा लिखित विवरण सभी संबंधित विभाग और पुलिस विभाग में प्रस्तुत किया गया है। ये यूनियन पदाधिकारियों की ये बदली हुई मानसिकता को लेकर उनके क्रूर अपराध को सिद्ध करता है। नोसिल लिमिटेड में अत्यंत विस्फोटक, ज्वलनशील और जहरीले रसायन और गैसेस जैसे कि एसीटोन, एसिटाइलिन, अमोनिया, एनिलीन, एन-ब्यूटानोल, कार्बन डाइसल्फाइड, कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक सोडा लाइक क्लोरीन, साइक्लोहेक्सिल एमाइन, साइक्लोहेक्सिल मेरकैप्टान, डीजल ऑयल, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन सॉल्वेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, LSHS, LPG, मिथाइल आइसोब्यूटाइल, कीटोन, मॉर्फोलिन, p-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, टोलेन, ज़ाइलीन। इन सब रसायनों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में गैर कानूनी तरीके से किया जाता है। इस रसायनों और गैसों का इस्तेमाल अति उच्च दाब, अति उच्च तापमान पर किया जाता है। उसमें से ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं कि तापमान का कंट्रोल न होने से जान बचाने के लिए भागने का प्रावधान है। इस उत्पादन की विश्व से बड़ी मांग बढ़ने के कारण जहां 2 प्लांट थे, वहां 14 से 15 प्लांट भीड़ भाड़ में खड़े किए गए। उनमें सुरक्षा जगह न के बराबर है। ऐसे ही खतरनाक रसायन और गैसों का संग्रह बड़ी ही लापरवाही से भारी मात्रा में किया जाता है। इस वजह से टैंकर्स, ट्रॉलीज, कंटेनर्स, ट्रक्स, टेम्पोज इत्यादि का आना जाना बड़ी मात्रा में होता है। उससे आपातकालीन मार्ग पर रुकावटें होती हैं। इस रुकावटें की वजह से आपातकालीन समय पर दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस की मदद न मिलने से छोटी सी घटना भीषण दुर्घटना का रूप लेकर बड़ी मात्रा में जनहानि, पर्यावरण हानि करेगी। इसलिए इस गंभीर रुकावट की समस्या का हल तत्काल निकालने के लिए मैंने कई साल तक हर संभव प्रयास किए। उसके बाद जाकर कई रुकावटें हटाई गई। इसमें हाई टेंशन के टावर के 19 पोल की हाइट बढ़ाने को मैंने मजबूर किया। इस कार्य से फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नोसिल कंपनी प्रबंधन पर औद्योगिक सुरक्षा और आरोग्य विभाग ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। इस संदर्भ के बारे में नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त माननीय जावेद अहमद से मुलाकात करके उन्हें उस जगह की दुर्घटनाग्रस्त की स्थिति के बारे में फोटो दिखाकर
तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना की। पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड विभाग मिलकर जन जागरण करेंगे, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया। आपातकालीन समय में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए उस कंपनी में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और गैसेस की सूची मुख्य द्वार पर लगाने के लिए संबंधित विभाग से कई बार मैंने मांग की, ताकि आपातकालीन समय पर पुलिस और फायर विभाग से उनकी मदद लेकर दुर्घटना को रोका जाए। मेरी इस सूचना को लेकर औद्योगिक सुरक्षा और आरोग्य विभाग ने प्रसिद्ध माध्यम में खुद की पीठ थपथपाई, लेकिन मेरी मांग को कई महीनों तक नजरअंदाज करने के बाद में जाकर सूची की आवश्यकता थी वह पूरी कर दी। ऐसी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति रहते हुए भी नोसिल कंपनी आपातकालीन मॉक ड्रिल ये केवल कागजी दिखावा करती है। ऐसे ही अति जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करते समय नोसिल कंपनी में जो अति प्रदूषित जहरीला पानी, गैसेस, केमिकल वेस्ट आदि हजारों लाखों टन लीटर में पैदा होता है, कानूनी तौर पर इन पर प्रक्रिया करने के लिए संयंत्र कार्यरत रहने का नियम बंधन है। लेकिन इस कंपनी में जो संयंत्र लगाई है वे केवल कागजी दिखावा है। इसकी वजह से अति प्रदूषित जहरीला पानी, गैसेस, केमिकल वेस्ट गैर कानूनी ढंग से बड़ी मात्रा में पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं या गाड़ दिए जाते हैं। जो हो रहा है वह कैसे गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, ये सिद्ध करने के लिए मैंने आरटीआई के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सूचना आयोग तक अपील की, तभी भी जानकारी दी नहीं गई। उदाहरण के तौर पर नोसिल कंपनी को संबंधित विभाग से कितनी मात्रा में रसायनों और गैसेस के इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, सामने लाने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इस विभाग ने और औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य ये विभाग प्रसार माध्यमों में एक बाजू में प्रसारित करता है कि हमारा विभाग कारखानों में सुरक्षा का ऑडिट करके कठोर कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर इस विभाग ने नोसिल कंपनी में जो सुरक्षा का ऑडिट किया है उनके दस्तावेज मुझे आरटीआई के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा और आरोग्य विभाग ने ये कहा कि हम सुरक्षा का ऑडिट नहीं करते, जबकि ये इनके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। कंपनी में बड़े ही भीड़ भाड़ से प्लांट को खड़े किए हैं। इस पर मैंने प्लांट के प्लान की मांग आरटीआई के अंतर्गत संबंधित विभाग से की थी, जानकारी नहीं दी गई। इसी कंपनी में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है। ये विस्फोटक हाइड्रोजन गैस पहले बगल के कंपनी से पाइपलाइन द्वारा आता था। वह कंपनी बंद होने के कारण सिलेंडर ट्रॉली से आता है। इस कंपनी को केवल 300 सिलेंडर की अनुमति होते हुए भी 6 से 7 हजार सिलेंडर को गैर कानूनी तरीके से लाया जाता है। इसी विस्फोटक हाइड्रोजन गैस का भंडारण यानी स्टोरेज करने की अनुमति न होते हुए भी 2 महाकाय बुलेट में गैर कानूनी तरीके से भंडारण करते हैं। इसकी मालवाहक ट्रॉलीज गैर कानूनी तरीके से आवागमन करती है, सार्वजनिक जगह पर बड़ी मात्रा में खड़ा करके भयंकर दुर्घटना को न्योता दे रही है। कई बार ये विस्फोटक हाइड्रोजन गैस की गाड़ियां सार्वजनिक रास्ते पर लावारिस खड़े रहते हैं, जहां पर चाय और पान बीड़ी की दुकानें कई हैं, जिनसे झट से आग पकड़ के बड़ा धमाका अटल है।
तुम्ही पत्रव्यवहार करता तेव्हा तुम्ही लिहिताय काय की सध्या हायड्रोजनचा सध्या तुमच्याकडे हे काय असं दिलंय पत्रव्यवहार? बघा तुम्ही पत्रव्यवहार कसा केलाय. त्याची जी कॅपॅसिटी आहे त्याच्यावर पर्टिक्युलर नाही सध्या लिहिलंय बघा ना तुम्ही. मी तुम्हाला सांगतो याच्यानंतरचं पत्र असेल सध्या ह्या कंपनीत साठा वाहतूक आणि वापर याचं कंडिशन सांगा. म्हणजे सध्या हायड्रोजन बंद आहे. तुम्ही काय केलं की कंपनीला सध्या बाबा सारवा करा पुन्हा देता येईल पत्र. इथे सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे नियम तोडून कंपनीत होणारे अपघाती मृत्यू आणि अपघात यांची शासकीय याच्यामध्ये नोंद होत नाही म्हणून मला युनियन पदाधिकाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवायला भाग पाडली आणि त्याच युनियन पदाधिकाऱ्यांनी या कंपनीत सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे नियम तोडले जात नाही असे लिहून दिले. इसी गांभीर्य पर मैंने पुलिस महकमे और इससे संबंधित सारे सरकारी महकमों को कई बार सबूतों के साथ कई माध्यमों से शिकायत की. कितीतरी आणि त्याच्या प्रत्येक चेंजेसचे फोटो सगळीकडे सगळ्यांना दिले. हाइड्रोजन बाबतीत माझे एफआईआर दाखल करून घ्या. अत्यंत जहरीले रसायन दुर्घटना के दौरान जमीन में न जाए इसके लिए भंडारण करते समय बड़ी सावधानी बरतने के लिए कानूनी बंधन नियम है. इसके तहत बांध का प्रावधान करना नियम है. समय समय पर उसकी मरम्मत करना भी कानूनी नियम है ताकि पर्यावरण का विनाश, जीव सृष्टि का अंत ना हो. नौसेल कंपनी में अत्यंत जहरीले एनिलीन रसायन का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में होता है, जिसके गुणधर्म इतने खतरनाक है कि इस जहरीले रसायन की कुछ बूंद भी मनुष्य के शरीर पर घुस जाए तो मनुष्य का शरीर का ऑक्सीजन का स्तर तुरंत कम हो जाता है, जिससे मनुष्य की मौत हो जाती है. इस अत्यंत जहरीले एनिलीन रसायन का भंडारण को बड़ी सावधानी से बरतनी चाहिए. पर ऐसा होते हुए भी अत्यंत जहरीले एनिलीन रसायन स्टोरेज टैंक के बॉटम फ्लंज के नट बोल्ट्स जंग लगे हुए होने पर भी उसकी मरम्मत में पूरी लापरवाही बरती गई, जिसके कारण एक दिन उसके नट बोल्ट टूट गए और अति जहरीले 40 टन एनिलीन रसायन जमीन पर बह गया और नीचे बांध की मरम्मत कई सालों से न होने के कारण अति जहरीला 40 टन एनिलीन रसायन जमीन में जाने के कारण भयंकर पर्यावरण हानि तो हुई ही, और इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों के बोरवेल कुएं का पानी जहरीला हो जाने के कारण वहां बड़ी जान हानि होने का खतरा मंडरा रहा है. इस घटी हुई घटना को लेकर नौसेल कंपनी के प्रबंधकों ने दुर्घटना दिखाकर बीमा कंपनी से 80 लाख रुपए लिए. मैंने सभी संबंधित विभाग, संबंधित आरोग्य विभाग, संबंधित जिला अधिकारी, संबंधित मंत्री को शिकायत करके कार्रवाई करने की मांग की और इस दुर्घटना के लिए गांव में जन जागृत करने की मांग की थी. इसके बाद भी किसी ने मेरी इस अति संवेदनशील शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और मेरे द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण कार्यों को बंद करने के लिए उन्होंने मुझको बहुत प्रताड़ित किया. इस भयंकर घटना के शिकायतों पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग से पहली बार जवाब आया, मेरी शिकायत वस्तु स्थिति में आधारित नहीं. इस भयंकर घटनाक्रम की जांच कैसे की, उसके दस्तावेज की मांग मैंने आरटीआई अंतर्गत राज्य सूचना आयोग तक अपील करने के बावजूद भी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग ने जानकारी नहीं दी. उसके बाद मैंने पुनः कई बार शिकायत करने पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग ने कहा कि ये भयंकर घटना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग के अंतर्गत नहीं आती. और भी किए गए मेरे शिकायतों पर रासायनिक कारखानों में एक आध बार रासायन जमीन में तो जाता ही है और ये विषय औद्योगिक सुरक्षा और
आरोग्य विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए उस विभाग से संपर्क करें। इसी कंपनी में कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 जो रसायन वातावरण में आते ही झट से आग पकड़ के बड़ा धमाका करता है। ये कार्बन डाइसल्फाइड जिसके भंडारण के लिए 50% कार्बन डाइसल्फाइड और 50% पानी ही भंडारण का सुरक्षित तरीका है। पर ये लोग ज्यादा रसायन भंडारण करने के चक्कर में मान्य तरीके से कई गुना ज्यादा भंडारण करने के कारण टैंक में ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से बड़ा धमाका हो गया, जिसके कारण उस महाकाय टैंक का निचला हिस्सा जमीन से उखड़कर बुरी तरह से तितर बितर हो गया। भगवान की दया से ये धमाका आग में परिवर्तित नहीं हुआ, नहीं तो प्लांट में मौजूद अवैध रसायन और गैस के भंडार में आग पकड़ता, जिससे भयानक प्राणघाती अति जहरीला गैस बहुत ही बड़ी मात्रा में पैदा होती। कंजेस्टेड प्लांट और मौजूद आपातकालीन रुकावटें इस घटना को इतना भयंकर बना देती कि इससे भोपाल दुर्घटना से भी बहुत भयंकर दुर्घटना घटती थी, जिससे 2 से 3 लाख मनुष्यों की हानि होती, 5 से 6 लाख मनुष्य बाधित होते, संपूर्ण नवी मुंबई में मौत का मंजर होता। भोपाल घटना से हम कुछ सबक नहीं सीखे, वापस दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार सभी माध्यमों से इस घटना को हत्याकांड का करार देते। इनके गुनहगार को सजा दो, फांसी दो, ऐसा आक्रोश का आंदोलन चलता था। ऐसी घटना न घटे इसलिए एक आम आदमी आवाज उठा रहा था। पुलिस प्रशासन राजनेता के दरवाजे कई सालों से खटखटा रहा था, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर मीडिया वाले TRP बढ़ाने का काम करते थे। नोसिल कंपनी के यूनियन पदाधिकारियों ने लिखित साक्ष्य दिया था कि इस कंपनी में सुरक्षा और पर्यावरण के सभी नियमों कायदों का बड़ी ही कड़ाई से पालन होता है। जो दुर्घटना हुई वह एक मानवीय भूल थी, उससे कंपनी को बड़ा ही नुकसान हुआ। ऐसा दिखाकर ये कंपनी कामगार को कोई भी मुआवजा नहीं देती। परिसर के नागरिकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये यूनियन पदाधिकारी और नौसिल कंपनी के प्रबंधक ने मिलकर जो क्रूर साजिश की थी, वह साजिश कामगार तक पहुंचने के लिए मैंने कई निवेदन पत्र रजिस्टर पोस्ट से भेजे थे। उन रजिस्टर पोस्ट को यूनियन पदाधिकारियों ने और नौसिल कंपनी के प्रबंधक ने स्वीकार नहीं किए। इसी मंसूबे को लेकर मैंने यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट श्री शिवाजी राठौड़ से मुलाकात करके उनसे प्रार्थना की। अरे तुला सांगतो, पण ह्याच्यात ना कामगारांना एक 101% कोण कामगार तुला 10 रुपये देतं का? कामगाराची जी जी आता बाळगतो ना, चल मी तुझ्या हस्ते कदर करतो, चल सोडून दे. मला सांग, कामगार मी माझ्याकडनंच घे, कुणी पटकन 10 रुपये काढून नाही देणार. अरे बघ ना, कुठे मस्त काम धंदा चालू आहे, आपले PF ग्रॅज्युटी घे, आणखीन काय तू बोलायचं असेल सांग मला. तू कामगारांसमोर येऊ दे. आता तुमच्या पद्धतीने हे कसं कामगारांसमोर आणायचं ते आणा. तुम्ही जनरल बॉडीने आणा, कसं आणा, किंवा मी तुला अजून सुद्धा एक पर्याय देतो की तुम्ही जनरल बॉडी घेऊ नका. तुम्ही संबंधित ह्याला विभागाला लिहून द्या की मी असं पण नाही म्हणताय सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे इथे नियम पाळले जातात का बघायला ना, म्हणजे तिथे तक्रार करू नका आमच्याकडनं असं झालं. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तू केल्यास ना, बघ ज्या झाल्यात ते त्याच्यावर तू काय चर्चा करू नको. मला हे म्हण, तू कामगार जे करतोय त्यासाठी तू भांडतोय, ज्या समाजासाठी तू भांडतोय, ज्या जनहितासाठी तू हे करतोय, त्यातले किती लोक तुझ्या पाठी. हे तू बोललास ना शिवा, आता सुद्धा वेळ गेली नाही, आतून सुद्धा बसूया आपण. चल मी PF आणि ग्रॅज्युटी काढून घेतो तुझ्या शब्दागतीर, PF आणि ग्रॅज्युटी चालू हे करतो. माझ्या अप्रत्यक्ष तुम्ही तिकडे एक लेटर तरी देऊन द्या. मी तुम्हाला सांगत नका, मला द्या की तुम्ही ह्या कंपनीत असं सुरक्षा आणि पर्यावरणाचे नियम तोडले जातात असं आमच्याकडनं एक असं लेटर गेलेलं, पण ते तुम्ही येऊन चेक करा.
इस भयंकर परिस्थिति और मानसिकता पर कामगार समाज को सावधान करने, दक्षता लेने, उपाय योजना करने, संबंधित विभाग से कार्रवाई कराने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। मुंबईतल्या नोसिल कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचं कंपनीच्या युनियनचे पदाधिकारी आणि प्रशासनातर्फे सांगण्यात आलंय। इस पर यूनियन पदाधिकारियों ने और नौसिल कंपनी के प्रबंधक अधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर ये शोर किया कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। नौसिल कंपनी में ऐसी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति नहीं है। मैं 900 मराठी कामगार के पेट पर पैर मार रहा हूँ। इसके बाद नौसिल कंपनी के प्रबंधन ने मुझे नोटिस भेजा कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें फैलाई है वह सब गलत है। और ये तुमसे गलती हो गई है, ऐसा माफीनामा 7 दिन के अंदर लिख कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ का मान हानि दावा करेंगे। यूनियन के पदाधिकारियों ने कामगारों को चेतावनी दी कि मेरे संपर्क में जो रहेगा उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। इसके बाद मैंने कामगार और समाज में दक्षता, सतर्कता, उपाय योजना करने के लिए 2 महीने पहले संबंधित विभाग से कानूनी अनुमति की मांग करके महत्वपूर्ण अवसर पर कई बार जन जागरण अभियान करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिन के अवसर पर मैंने कंपनी के परिसर में बैनर्स लगाए, तो वो बैनर्स लोगों को दिखाई न दे, इसलिए नौसिल कंपनी के प्रबंधक ने उधर टैंकर्स लगाने को कहा, जबकि आपातकालीन मार्ग पर टैंकर्स, कंटेनर ट्रॉली के रुकावटें की गंभीर समस्या रहते हुए भी मुझे धमकाया गया और मेरे बैनर्स निकाले गए। नहीं साहब क्या बुलाने के लिए बोला कि टैंकर लगाएगी इधर लगाने। विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर मैंने कंपनी के परिसर में बैनर्स, पत्रक लगाए, तो नौसिल कंपनी के प्रबंधक श्रीमान चक्रवर्ती ने मेरे लगाए हुए पत्रक फाड़े, मुझे मारने की धमकी दी। मैंने पुलिस या म्युनिसिपैलिटी को बुलाने की बात उठाई, तभी भी मेरे बैनर्स फाड़ के कंपनी के अंदर लेके गए। तो नहीं तो म्युनिसिपैलिटी को बुलाओ ना आप, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, पुलिस को नहीं तो म्युनिसिपैलिटी को बुलाओ ना। भोपाल दुर्घटना से भी भीषण दूसरी दुर्घटना नवी मुंबई में न हो, इसलिए समाज में दक्षता, सतर्कता, उपाय योजना करने के लिए मैंने अपने देश का स्वतंत्र दिन 15 अगस्त के अवसर पर गांव के चौराहे पर बैनर्स लगाए। उन बैनर्स पर अपने देश का तिरंगा था, नौसिल कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं था, जबकि उस बैनर्स पर अपने देश का तिरंगा रहते हुए भी वह बैनर्स नौसिल कंपनी के प्रबंधकों ने फाड़ा, अपना तिरंगा का अपमान किया। इस नौसिल कंपनी के प्रबंधकों का संगीन अपराध के बारे में मैंने शिकायत करने के लिए तुर्बे पुलिस थाने में गया, तो मैं 15 अगस्त पर जन जागृति कर रहा हूं, इसलिए मुझे 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। हे सुनील शिंदे आहेत, त्यांना आम्ही ताब्यात घेत आहोत। हे उलिसाला 15 ऑगस्टच्या दिवशी सभा घेणार आहे। कौन बचाएगा मेरे देश को, ये शीर्षक को डालकर वैसे बैनर्स लगाकर 22 अगस्त को मैंने गांव के चौराहे पर जन जागृति का आयोजन किया। तो उस वक्त कई सारे पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी वहां पर आए और वहां जमा लोगों को भगाया और मेरे लगाए बैनर्स को निकालने के लिए नौसिल प्रबंधक को साथ दिया।
कोणी काढले? हा पोलिसांनी तुम्ही काढला का सांगा मला. जे लोक होते राहणारे त्यांच्याकडून काढून घेतलं. हा मग तो माझ्याकडे देणार सर. नाही, नाही. माझ्याकडे देतो. कंपनीचं म्हणणं ते आता त्यांनी- अरे असं कसं याला हे बरोबर नाही. हे बघा ऐका संतोष, मी दुसरं पण प्रिंट मारू शकतो. मी त्याच्यावर 22, 29 आणि 5 ला मी घेणार असं सांगितलेलं पण आहे. तुम्ही तर ऑलरेडी बोबाटा केला. अजून दोघांच्या नाही सत्य परिस्थिती, अजून सत्य परिस्थिती उलगडीत आहे. म्हणून सांगतो बॅनर द्या. हा म्हणून बॅनर कळू दे मला. बॅनर द्या. हे बघा साहेब प्लीज. वहां की दुर्घटनाग्रस्त स्थिति के सभी दस्तावेज को लेकर मैं नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को मिला तो उन्होंने मुझे आश्वसित किया कि पुलिस विभाग और फायर विभाग मिलकर जन जागृति करेंगे। इस बात को लेकर मैंने गांव के चौराहे पर बैनर लगाया। इस बैनर को भी नौसिल कंपनी के प्रबंधकों ने फाड़ कर निकाला। कई कंपनी की वजह से नवी मुंबई के लोगों का आरोग्य धोखे में है क्योंकि प्रदूषण विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये न्यूज एक जागरूक पत्रकार ने न्यूज़पेपर में प्रसिद्ध की थी। इसमें नोसिल कंपनी का भी नाम था। इस न्यूज़पेपर के कटिंग को लेकर किसके पेट पर लात ना आए, किसी की जाने न जाए, पर्यावरण का विनाश न हो, इसलिए परिसर के नागरिक को लेकर अन्ना जी को मिलकर इस बात पर जनहित याचिका दर्ज करने के लिए मैंने बैनर गांव के चौराहे पर लगाया, पर वह बैनर भी नौसिल के प्रबंधकों ने फाड़ा। मैंने वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें 40 से 50 पत्रकार मौजूद थे। उधर पता चला कि नौसिल कंपनी के प्रबंधकों ने उन पत्रकारों पर भी मानहानि का नोटिस भेजकर धमकाया था। इसलिए जो भयंकर परिस्थिति पर आवाज उठनी थी वह दब गई। पत्रकारों ने ऐसी मामूली धमकी के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। इससे ये भी लगता है कि पत्रकारों को भी भ्रष्ट किया गया। मैंने 26/11/2010 को डेडली प्रेशराइज हाइड्रोजन गैस की ट्रॉली नंबर MHO4H1833 के ड्राइवर के पास डेडली प्रेशराइज हाइड्रोजन गैस का ट्रांसपोर्ट करने का संबंधित विभाग का लाइसेंस नहीं था। उसी जगह पर कई सारी विस्फोटक गैसेस, रसायनों टैंकर्स, ट्रॉलीज बड़ी ही मात्रा में थी। इस गैर कानूनी बात को लेकर मैंने 100 पर फोन करके शिकायत की। किसी ने इस पर कार्रवाई न करने पर ड्राइवर को लेकर तुरभे पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात पर FIR दर्ज करने की मांग की। मेरी FIR दर्ज करने के लिए मैंने नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने भी FIR दर्ज करने की मांग को जानबूझकर नजरअंदाज किया। वही पुलिस आयुक्त ने आतंकवादी हमले के बारे में नवी मुंबई में जन जागृति का आयोजन किया। उस वक्त मैंने टैंकर्स के ड्राइवर्स बनकर आतंकवादी अपने देश पर हमला करने के फिराक में हैं। आतंकवादी हमले के मानसिकता को लेकर सार्वजनिक जगह पर विस्फोटक गैसें, रसायनों के टैंकर्स, ट्रॉली से बड़ी ही मात्रा में गैर कानूनी खड़ा रहना देश विद्रोही कृत्य को न्योता देना है। इस बात का 26/11/2010 का FIR दर्ज करने की मांग फिर से उठाई। तभी भी मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। इसे लेकर नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदय तक सभी सबूतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायतें की, लेकिन 26/11/2010 का FIR दर्ज नहीं किया गया। जो कि FIR दर्ज करके लेना स्वतंत्र भारत में एक आम आदमी का संवैधानिक अधिकार है। मेरी आवाज को बंद करने के लिए नौसिल कंपनी के प्रबंधक अधिकारी श्री RM देसाई ने कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाकर एक मीटिंग की, जिसमें मुझ पर प्राणघातक हमला करने की साजिश रची। इस साजिश में यूनियन पदाधिकारी भी शामिल होकर मेरी कामगार तक ये बात आने की तड़फड़ाहट को लेकर निवेदन को स्वीकार करने के लिए मुझे कंपनी के पास बुलाकर मुझ पर प्राणघातक हमला किया। इस हमले के दरमियान मैंने मेरी जान बचाने के लिए
पुलिस आयुक्त के मोबाइल पर फोन किया था, लेकिन मैं व्यस्त हूँ ऐसा बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया और मुझे कोई मदद नहीं मिली, जिससे मुझ पर गंभीर मारहाण होकर 5 से 6 दिन अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। जो सार्वजनिक जगह पर विस्फोटक गैसेस, रसायनों के टैंकर्स, ट्रॉलीज बड़ी मात्रा में खड़े रहते हैं, उन विस्फोटक रसायनों, गैसेस के गुणधर्म कितने खतरनाक, विनाशकारी हैं वो मैं जानता हूँ। इसलिए पुलिस विभाग ने मुझ पर चैप्टर केस दर्ज करने का षड्यंत्र किया और ये कहकर दर्ज किया कि मैं क्रूर कृत्य करके बड़ी जीव हानि करके नोसिल कंपनी को बदनाम कर सकता हूँ। जो आदमी कामगार समाज के प्रति जी जान से लगाव रखता है, उनके सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है, उसे ही जिम्मेदार पकड़ने के लिए और जिन उद्योगपति के गैर कानूनी क्रूर कृत्य को छुपाने के लिए उसे ही दोषी ठहराने की भ्रष्ट पुलिस विभाग की घिनौनी साजिश है। यदि देश विद्रोही क्रूर कृत्य होकर, सुरक्षा पर्यावरण के सभी नियमों का उल्लंघन होकर लापरवाही बरतने की मानसिकता रहने से उधर बड़ी दुर्घटना होकर जीव हानि हुई तो मुझे जिम्मेदार पकड़ा जाएगा। इस पुलिस विभाग की क्रूर साजिश से मुझ पर आत्महत्या करने की नौबत आएगी। मैंने वापस नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदया तक सभी सबूतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायतें की। इसके बाद जाके कार्रवाई का नाटक करने के लिए डीसीपी श्री दुधे जी ने 31 मई 2012 को तुर्भे पुलिस थाने में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उसमें कई गैर कानूनी कृत्य के बारे में मेरी शिकायतें रहते हुए भी केवल हाइड्रोजन गैस के गैर कानूनी कृत्य के मुद्दे पर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इस विभाग ने दिनांक 23 मार्च 2012 पुलिस विभाग को जो लिखित जानकारी दी थी, उसके अनुसार नोसिल कंपनी में लगातार गैर कानूनी डेडली प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का भंडारण और इस्तेमाल व आवागमन बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसकी बहुत लोगों से शिकायतें आई हैं। इसके दस्तावेज लेकर 31 मई 2012 को एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में जो डेडली प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन गैस के भंडारण, इस्तेमाल व आवागमन गैर कानूनी है, उस कृत्य से फैक्ट्री एक्ट, फायर एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, पोल्यूशन एक्ट और कई एक्ट का उल्लंघन होने के बाद भी उस विभाग के अधिकारी मौजूद होकर भी खाली एक्सप्लोजिव एक्ट का उल्लंघन होता है ऐसा दिखाकर मामूली धाराएं लगाकर एफआईआर में मुझे फरियादी न रख के पुलिस विभाग के कोई पुलिस को फरियादी रखकर कार्रवाई का नाटक किया गया। 31 मई 2012 का एफआईआर दर्ज करने के बाद तो पहले से भी कई गुना ज्यादा गैर कानूनी कृत्य को बढ़ावा दिया गया। इस संदर्भ में मैंने नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदया तक सभी सबूतों के साथ कई बार कई माध्यमों से शिकायतें की। इस पर मैंने शिकायत की। पुलिस विभाग ने कहा कि दूसरे विभाग से संपर्क करें। उसके बाद मैंने जब शिकायतें जारी रखी तो मुझे 12 घंटे पुलिस थाने में बैठाकर अलवा से तुर्भे, फिर तुर्भे पुलिस से डीसीपी कार्यालय में मेरे ऊपर मानसिक दबाव डाला गया, जिसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया। म्युनिसिपल डॉक्टर के सुझाव देने के बाद भी मुझे रात को 11:30 बजे को अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी, एसीपी, 6 पीआई, 8 से 10 सब इंस्पेक्टर, 15 से 16 हवलदार, इतनी पुलिस यंत्रणा सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक जुटी थी। मुझे कलवा पुलिस थाने पर रोज हाजिरी लगाने की सजा दी गई।
पुलिस ने मुझ पर जो चैप्टर केस दर्ज की है तो उस जगह पर कभी भी बड़ी दुर्घटना विद्रोही कृत्य हो जाए तो मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए जो गैर कानूनी कृत्य हो रहे हैं उसे तत्काल रोका जाए। इसलिए मैंने वापस डीसीपी को मिलने की प्रार्थना की तो उल्टा वापस मुझको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के सबूतों के वीडियोस और भयंकर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति पर नीचे के स्तर से अपने देश के सर्वोच्च स्तर तक कई बार शिकायतें की। इसके बाद भी भयंकर परिस्थिति पर तत्काल कार्रवाई हो और कामगारों में छाई हुई दहशत को हटाने के लिए समाज तक जन जागरण के माध्यम से पहुंचने के लिए पुलिस विभाग का सहयोग मिलने की मांग को लेकर मैंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री के लोकशाही दिन पर उपस्थित रहने के लिए कई महीनों तक अनुमति मांगी। इस बात को लेकर मैंने आजाद मैदान में अनशन भी किया। ये अनशन के अनुमति को लेकर कई महीने पत्र देने पड़े। इतनी भयानक दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति होते हुए भी नौसिल कंपनी में सुरक्षा के इंतजामात को लेकर समाज में नौसिल का नाम खराब न हो, इसके लिए औद्योगिक सुरक्षा और आरोग्य के सह संचालक ने नौसिल कंपनी से ही पैसे निकालकर थाने में औद्योगिक सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें नौसिल कंपनी को सुरक्षा के प्रति प्रथम स्थान दिया गया। प्रॉसिक्यूशन बट इट इज टुवर्ड्स कंप्लायन्स। आमची अशी अपेक्षा असते की लोकांनी जास्तीत जास्त याच्या सर्व त्रुटीचा कंप्लायन्स करून त्यांचे वर्क प्लेसला पूर्णपणे सुरक्षित करावे। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती वल्सा नायर और इसमें थाने जिलाधिकारी भी शामिल थे। आज भी उधर भयंकर दुर्घटनाएं हो रही है, उसका संबंधित विभाग में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं रखा जाता। इसका उदाहरण एक कामगार श्री पाटिल जी हाई टेम्परेचर रसायन के द्वारा जलने से बुरी तरह घायल हो गए। ये दुर्घटना छुपाने के लिए उस जख्मी कामगार को कंपनी में ही 3 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से रखकर प्राथमिक उपचार केंद्र में ही इलाज चालू रखा गया। जब उस कामगार के घर वाले रिश्तेदार कंपनी में मोर्चा लेकर आए, उसके बाद उसे बेहद मामूली हॉस्पिटल में भर्ती करके आधा अधूरा इलाज करके उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बारे में डीसीपी सीनियर पीआई को मोबाइल ईमेल से कई बार शिकायतें की गई। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैंने वापस नीचे से लेकर अपने देश के सर्वोच्च तक कई बार शिकायतें की। इतनी संवेदनशील परिस्थिति पर आदेश जारी करने का नाटक करके वे एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं। मंत्रालय में लगी आग के बाद भी मैंने सभी सबूतों के साथ कई बार सभी माध्यमों से शिकायतें की, तभी किसी भी कार्यवाही के न होने पर भी हर मुद्दे के सभी सबूतों के साथ वापस मैं डीसीपी श्री कराड़ से मिला तो उन्होंने तुर्भे पीआई को मिलने को कहा। इसलिए मैंने 31/7/2012 को सीनियर पीआई जी को मिलकर कायदे कानून का जो उल्लंघन हो रहा है इसके बारे में सभी दस्तावेज, सभी फोटो, वीडियो दिखाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। ड्रायव्हर म्हणून आपल्या देशावर आतंकवादी हल्ले होणार अशी आपल्या पेपरमध्ये न्यूज आली। त्यानंतर सुद्धा निष्काळजीपणा तक्रारी करून सुद्धा मॅनेजमेंटनं दुर्लक्ष केलं किंवा अदर डिपार्टमेंटने तुमच्याकडे दुर्लक्ष केलं। आता घेतो म्हणून सांगितलेलं आहे। मग कधी घेणार तुम्हाला सांगा, सांगतो ना तुम्हाला। ठीक आहे, कसं सांगतो कधी सांगतो तुम्हाला, तुमच्याकडे फोन आहे, माझ्याकडे ईमेल आहे। इसके बाद भी नीचे के स्तर से लेकर अपने देश के सर्वोच्च माननीय राष्ट्रपति महोदय तक लिंक भेजकर एफआईआर दर्ज करने की कई महीनों तक मांग की थी, तभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, गैर कानूनी कृत्य बंद नहीं हुआ, जन जागृति के लिए अनुमति नहीं दी गई। एफआईआर दाखल करून घेणं हा मला याच्याबद्दल तुम्ही सांगितलं मी हे पण एफआईआरचा बद्दल माहिती नाही, तुम्ही पोलीस ऑफिसर आहात ना,
FIR दाखल करून घेणं हा कायदेशीर आहे ना. 31/7 नंतर मी जेव्हा तुम्हाला सगळं दाखवलं इथेच, तेव्हा त्याच्यानंतर FIR दाखल करून घेतली नाही. प्लस त्याच्यानंतर तुम्ही पण तिथे बेकायदेशीर कृत्य बंद करत नाही, तर मी जनजागृती करतोय, त्याला पण परमिशन देतोय. तुम्ही अशा हे करतात. वरिष्ठांनी सांगितलं बंद कर, मला काय बोलायचं नाही, मी बोलणार नाही, ते बंद केल्याशिवाय मी बोलणार नाही, कुठं जायचं जाऊ. इससे यह साबित होता है यूनियन के सेक्रेटरी श्री उज्जैनकर जो मनसे पक्ष की कामगार सेना के पदाधिकारी है, यूनियन के ट्रेजरर श्री गैसास जो मनसे के प्रमुख श्री राज ठाकरे के बच्चे के पर्सनल ट्रेनर है, श्री गजानन राणे यह कामगार सेना के प्रमुख है, यूनियन के उपाध्यक्ष श्री शिवाजी राठौर जो राष्ट्रवादी पक्ष के पदाधिकारी है, यूनियन के अध्यक्ष श्री नंदू मात्रे जो स्थानिक पालक मंत्री श्री गणेश नाईक, सांसद श्री संजीव नाइक, विधायक श्री संदीप नाइक, महापौर श्री सागर नाइक के नजदीक के रिश्तेदार है. इन्हीं के पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री RR पाटिल, महाराष्ट्र राज्य के लोकायुक्त, इन सबको उद्योगपति श्री मफतलाल इन्होंने भ्रष्ट किया है. नोसिल कंपनी की एक शाखा गुजरात के दहेज गांव में है और गुजरात के विकास की राजनीति के कारण वहां पर सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों को नजरअंदाज किया जाता है. इससे महाराष्ट्र के नवी मुंबई में या गुजरात के दहेज गांव में बड़ी दुर्घटना अटल है. लाखों जान, पर्यावरण हानि, आतंकवादी हमला अटल है. घटी दुर्घटना के जिम्मेदार को बचाने के लिए राजनेता उद्योगपति से मोटी रकम वसूलेंगे. दुर्घटना पीड़ितों को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि में भी भ्रष्टाचार करेंगे और चैप्टर केस के साजिश से मुझे दोषी ठहरा के मुझे बलि चढ़ाएंगे. ये पुलिस की, राजनेता की क्रूर मानसिकता अराजकता नहीं तो क्या है? क्या इसलिए महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, मंगल पांडे जैसे लाखों शहीदों ने कुर्बानी देकर भारत को आजाद कराया? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए. जो आम आदमी सर्वोपरि है, उसे आजादी से जीने का हक मिले, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया. आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है. आज उद्योगपति के कुकृत्यों और गैर कानूनी काम को छिपाने के लिए पुलिस और राजनेता मिलकर भ्रष्टाचार करके मेरी इस लड़ाई को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इसलिए इन्होंने कितने पुलिस आयुक्त, कितने DCP, कितने सीनियर PI, कितने और सारे पुलिस कर्मचारियों का कीमती वक्त बर्बाद किया है, कर रहे हैं. वह भी पुलिस की संख्या के बारे में अभी अभी ये कड़वा सच सामने आया है. उसका उदाहरण, मुंबई की जनसंख्या 1.5 करोड़ है और पुलिस 46,000 है. उसमें से 60% 27,600 पुलिस VIP की सिक्योरिटी के लिए, बाकी बचे 40% पुलिस. उसमें से 30% पुलिस मुझ जैसे अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को दबाने के लिए इस्तेमाल होती है और लगातार जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन करने वालों को दबाने के लिए होती है. तो बची हुई 10% पुलिस 1.5 करोड़ जनता को क्या सुरक्षा प्रदान कर सकती है? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं. यही हाल पूरे देश में है. कैसे होगा आम आदमी सुरक्षित? श्रीमान अन्ना जी के आंदोलन से देश में एक नई जान फूंक दी. हमें ये लगने लगा कि अब बदलाव का वक्त आ चुका है. भ्रष्टाचार और अराजकता के वृक्ष को समूल उखाड़ देने का वक्त आ गया है. मेरी उम्मीदों में नई कोपले फूट पड़ी. मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया. मुझ में लड़ने की एक नई ऊर्जा का संचार हो गया. लड़ाई एक की नहीं, पूरे देश की है. दुर्घटना घटने के बाद सभी माध्यमों से आवाज उठता है, मेरी लड़ाई दुर्घटना न घटे इसलिए है. मैं इस लड़ाई को सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ. पेड मीडिया भ्रष्ट हो चुका है, वह भी
चंद उद्योगपति राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जन जागरण फैलाकर सामाजिक दबाव से इस लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहता हूं, ताकि पुलिस, प्रशासन और राजनेता अपनी ऊर्जा और अधिकारों का उपयोग सही तरीके से कर सके। उससे आम आदमी को सुरक्षा मिले, ताकि आम आदमी की बहन बेटियों पर बलात्कार या हत्या ना हो, आतंकवादी हमले होकर हत्या कांड ना हो, भोपाल दुर्घटना से भी भीषण दूसरी दुर्घटना होकर नरसंहार ना हो। क्रूर मानसिकता को समूल उखाड़ देने को, भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन करने को मैं देश की युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूं कि इस प्रशस्त मार्ग पर जिस तरह चाहे परोक्ष या अपरोक्ष मार्ग से अपना योगदान दे। मेरे आंदोलन के प्रति जो इस डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया है वह सिर्फ 10% है। बचे सभी दस्तावेज, फोटोज, वीडियोस आप www.facebook.com/जानिए या www.facebook.com/आम आदमी पर उपलब्ध किए हैं।